राम राम दोस्तों। सबसे पहले तो आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर कर दूं। लास्ट वीक टीचिंग काउंसिल की तरफ से मेरी टीचर रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया गया है और अब मैं एक रजिस्टर्ड टीचर हूं न्यूजीलैंड में। आप सबकी ब्लेसिंग्स और गुड विशेस जो आपने मुझे सेंड की डिफरेंट मीडियम से, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये वीडियो है एक क्वेश्चन आंसर सेशन की फॉर्म में है। आप सभी ने यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन कॉल्स पे कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज मेरे लिए भेजी हैं, उनका मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आप एक कंसल्टेंट हैं, एजेंट हैं या क्या हैं? तो मैं आपको क्लियर कर दूं मेरे भाई, मैं एक टीचर हूं इंडिया में। पिछले 9 साल से मैं एज ए गवर्नमेंट टीचर जॉब कर रहा हूं पंजाब में। मेरा रेजिडेंस हरियाणा में है और अभी मैं पंजाब में वर्किंग हूँ। पटियाला डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है जीपीएस बीबीपुर। आप हमारे स्कूल का पेज फॉलो कर सकते हैं, जीपीएस बीबीपुर के नाम से है वो। मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच करने की कोशिश करूँगा। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप न्यूजीलैंड में रहते हैं? नहीं भाई, मैं कभी भी न्यूजीलैंड नहीं गया हूँ, मैं अभी इंडिया में ही हूँ। अभी मेरा टीचर रजिस्ट्रेशन आया है और अगर आपने मेरी कोई फ़ोटो वीडियोस फ़ॉरेन की देखी भी हो तो वो लंदन की हैं, न्यूजीलैंड की नहीं है। आपका यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का क्या मोटिव है? तो ये एक लॉन्ग स्टोरी है। कुछ टाइम पहले की बात है, मैं एक ड्रीम देखा कि मेरे को एज ए टीचर न्यूजीलैंड या किसी और कंट्री में मूव होना है। इसके बारे में मैंने रिसर्च की, डिफरेंट एजेंट्स कंसल्टेंट को विज़िट किया जो मेरे यहाँ दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जो मेरे आसपास सिटीज़ में थे, रिनाउंड कंसल्टेंट थे जो। बट सब जगह मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली, क्योंकि मोस्टली जो एजेंट्स हैं या इमिग्रेशन लाइन में जो लोग काम कर रहे हैं वो बड़ा डिसऑनेस्टी से काम करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। जो भी क्लाइंट उनके पास जाता है उसको देखो ज़्यादा पता नहीं होता, वेबसाइट पे भी कितनी नॉलेज अवेलेबल है वो हमें पता ही है। उसके बाद की कहानी वो सही तरह से हमारे आगे प्रेजेंट नहीं करते। उनका मकसद होता है कि किसी तरह एंगेज कर लिया जाए क्लाइंट को, एक बार स्टार्ट कर लें केस और हमसे कुछ ना कुछ कंसल्टेंसी चार्जेस ले लें। तो उसके बाद मैंने डिफरेंट न्यूजीलैंड के कंसल्टेंट्स को अप्रोच किया, लॉयर से बात की, पेड कंसल्टेंट ली, काफ़ी कुछ मुझे इसके बारे में करना पड़ा और एंड में मुझे करते 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 काफ़ी लंबा समय लगा इन सभी चीज़ों को हैंडल करने में। लेकिन लास्ट में जाके कुछ अच्छे लोग कनेक्ट हुए और एक अच्छी टीम बनी जो रजिस्ट्रेशन का और रिक्रूटमेंट का और वीज़ा का, इवन आफ्टर लैंडिंग में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, सभी प्रोसेस को पूरा करवाते हैं, हेल्पफुल हैं, अच्छी सर्विस देते हैं। तो जब मैंने अपना टीचर रजिस्ट्रेशन किया, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, क्लाइंट्स थे, मेरे भाई बहन थे, उनके लिए मैंने सेम प्रोसेस किया। तो मेरे को अपना तो मेरा हो ही रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि इंडिया में इतने क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उनको इस प्रोसेस के बारे में या इस पाथवे के बारे में नहीं पता है कि डायरेक्ट यहाँ से टीचिंग जॉब पे जाया जा सकता है। तो बस उस मकसद से कि लोगों को एक अवेयरनेस आए, कुछ हेल्प मिले, जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के चक्कर में, उनसे मैं कनेक्ट कर पाऊँ, उसलिए यूट्यूब स्टार्ट किया था। और अभी तक तो अलग से कुछ मोटिव नहीं है। आगे फ्यूचर में शायद मैं इस पे व्लॉगिंग स्टार्ट करूं। अगर मैं कभी न्यूजीलैंड गया तो आपको एक जर्नी आप देख सकेंगे कि कैसे मैं इंडिया से आपके सामने सारा प्रोसेस कर रहा हूं और फिर न्यूजीलैंड में जाके मैं कैसे टीचिंग जॉब वहां का कंपैरिजन इंडिया की जॉब से भी करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लग जाता है? तो भाई एवरेज 4 मंथ्स है। कभी कभी थोड़ा टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। मेरा 12 फरवरी को मैंने अप्लाई किया था और 29 मई को मेरा रिज़ल्ट आया था। 10 से 15 दिन बीच में मैंने ख़राब कर दिए थे। टीचिंग काउंसिल की तरफ से कुछ मेल आई थी, मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाया, मैं कहीं और ऑक्यूपाइड था। मेरी टीचिंग जॉब है तो मुझे पूरा फोकस अपना स्कूल पे रखना होता है, इसलिए थोड़ा मेरी तरफ से ही डिले हो गया। अदरवाइज़ 3 या 4 मंथ में वो रिज़ल्ट दे देते हैं। एवरेज टाइम आप 4 मंथ कह सकते हैं। स्टडी वीज़ा बेटर है या डायरेक्ट यहाँ से टीचिंग जॉब लेके AEWV वीज़ा पे जाना? इसमें सर कई फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करने होते हैं। डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। दोनों के देखिए अपने एडवांटेज हैं। सबसे पहले तो हमें एलिजिबिलिटी देखनी होती है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो आपके पास एक अच्छा खासा फंड होना चाहिए, 18 से 20 लाख रुपये आप इन्वेस्ट कर पाएँ। और आप यहाँ से जैसे जाने के लिए एक रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको फ़ंड शो भी करना होता है। ये तो आपको पे ही करना है यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फ़ी या उसके वीज़ा के लिए, बट उसके अलावा भी आपको 35 से 40 लाख रुपए का फ़ंड भी शो करना होता है।
अगर आप सब वो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर सकें तो स्टडी वीज़ा आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप ये चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं और आप ज़्यादा एलिजिबल है आपकी प्रोफाइल डायरेक्ट जॉब्स के लिए, आप एक क्वालिफाइड टीचर हैं इंडिया में, आपने बीएड या कुछ ऐसी क्वालिफ़िकेशन की हुई हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन दिलवा सकती हैं, और आपको इतनी नॉलेज या स्किल है अपने सब्जेक्ट की, इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इंटरव्यू क्रैक करके और डायरेक्ट जॉब के लिए जा सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपको ये टीचिंग जॉब्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए इस पाथवे के लिए ही जाना चाहिए। सेकंड, इसमें एक ये चीज़ रहती है कि आप यहाँ एक स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं। अगर आप यहाँ पे इंडिया में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या आपकी सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी है, उस जॉब से आपको दोबारा स्टडी वीज़ा पे शिफ्ट होना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे पिछले 9 साल से गवर्नमेंट टीचर हूँ, एक सेटल्ड जॉब है, बैलेंस्ड लाइफ है। अगर अभी मुझे स्टडी वीज़ा पे शिफ्ट होना पड़े तो वो पाथवे मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ऐसा मैं शायद नहीं करना चाहूँगा। बट अगर मुझे डायरेक्ट वर्क वीज़ा या पीआर मिलती है न्यूजीलैंड की, तो मैं डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी वहाँ देख सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है आप किस एज ग्रुप में हैं और क्या आपका मोटिव है जाने का कैसा है। स्टडी वीज़ा का एक बेनिफिट ये रहता है कि आपको वहाँ की क्वालिफ़िकेशन मिल जाती है जो कि इंटरनेशनली फिर वेरीफाइड है, और उस चीज़ का एडवांटेज आपको मिलता ही है क्योंकि आप न्यूजीलैंड में स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छे लेवल की होंगी। और वर्क वीज़ा का डायरेक्ट बेनिफिट ये मिलता है कि इसमें आपका खर्चा बहुत कम रह जाता है और आप डे 1 से ही अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं जाते ही आपको जॉब स्टार्ट कर लेनी है। तो दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। लास्ट क्वेश्चन, अभी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो तो मैं अभी यही ख़त्म करूँगा लास्ट क्वेश्चन के साथ। एक और वीडियो इस टाइप का मैं कुछ दिनों में आगे बनाऊँगा। मैंने एक एजेंट के थ्रू, ये अमृतसर से हैं भाई, मैंने एक एजेंट के थ्रू टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट किया है। उसने बोला है कि यहाँ से आपको टूरिस्ट वीज़ा दिलवाएंगे और फिर वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन अप्लाई होगा और आपकी जॉब लगेगी। इज़ इट पॉसिबल? ओके, तो ये अमृतसर से हैं ब्रदर और ये पूछ रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा, इनके एजेंट ने इनको गाइड किया है कि पहले आप यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा हम आपका दिलवाएंगे। 3 लाख रुपये उनका खर्चा बताया गया उसके लिए इनको, और फिर हम आपको वहाँ जाके टीचिंग का लाइसेंस दिलवा देंगे और उस जो वीज़ा को है कन्वर्ट करवा देंगे। क्या ये पॉसिबल है? अब इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। पहला तो आपका टूरिस्ट वीज़ा, सेकंड फिर आपको वहाँ जाके ये लाइसेंस लेना है, रजिस्ट्रेशन लेना है। आपका अगर टूरिस्ट वीज़ा आ भी गया तो सेकंड पार्ट के बारे में मैं पहले बात करता हूँ। वहाँ जाके अगर आप अपना टीचर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये जैसे मैंने बताया कि 4 to 5 मंथ्स का प्रोसेस है। तो और वीज़ा की जो आपकी ड्यूरेशन रहेगी वहाँ मैक्सिमम स्टे भी आपका 6 मंथ का ही हो सकता है, कई बार तो उससे भी कम। तो ये कोई ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है, कोई बढ़िया ऑप्शन नहीं है कि आप वहाँ जाके लाइसेंस अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें। आपको ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, इंडिया से आप अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें, जैसे अभी मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया है। उसके बाद अगर आप किसी तरह से टूरिस्ट वीज़ा लेकर न्यूजीलैंड पहुँच जाते हैं तो आप डायरेक्ट डे 1 से ही एम्प्लॉयर से कनेक्ट करके अपना जॉब ऑफर ले सकते हैं, जॉब सिक्योर कर सकते हैं। वो चीज़ एक बढ़िया पाथवे बन जाता है। बट अगर आप पहले टूरिस्ट वीज़ा लेके वहाँ जाएंगे और 4 से 5 मंथ आप इसी चीज़ में ख़राब कर देंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, फिर आप जॉब इंटरव्यूज़ देंगे, तो ये चीज़ थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगती है। सेकेंडली, इंडिया में रह के आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्दी अरेंज कर सकते हैं, ये प्रोसेस और ज़्यादा स्मूथ हो सकता है। तो पहले रजिस्ट्रेशन लें फिर टूरिस्ट वीज़ा। सेकंड, इनका क्वेश्चन था कि मैंने प्रोसेस किया हुआ है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, इसमें इन्होंने आगे थोड़ी डिटेल और दी है। ये कह रहे हैं कि एजेंट ने बोला है 8 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में डाल दें, उससे थोड़ा फंड शो होगा और वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे। 3 लाख रुपए इनको टोटल खर्चा बताया गया है और कुछ एडवांस है। तो आपको क्या चांसेस लगते हैं मेरे वीज़ा के? देखिए भाई, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में मैं ज़्यादा कोई कमेंट करना नहीं चाहता, ये ना मेरा काम है ना मुझे इस बारे में नॉलेज है। लेकिन जितना अगर मेरे से आपने पूछ ही लिया तो मैं इतना आपको ज़रूर गाइड कर सकता हूँ। इसमें इन्होंने अपनी सैलरी मेंशन की हुई है 20,000, ITR भी भेजी हुई है मुझे एक। तो देखो दोस्त, आपकी 20,000 रुपये सैलरी है, अगर साल का पकड़े तो आपका 2,40,000 रुपये आपकी इनकम होगी है। ITR भी आपने सेम इसी अराउंड फिल की हुई है, 2 से 2.5 लाख रुपये की आपकी ITR है। अब आप न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा प्रोसेस करने जा रहे हैं और आपके एजेंट ने मतलब कोई भी एम्बेसी आपसे लास्ट 6 मंथ की या 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मांगती है, वहीं से आपके वीज़ा के चांसेस डिसाइड हो जाते हैं कितने % लगेंगे। अब जब आपकी 6 मंथ की स्टेटमेंट वीज़ा ऑफिसर के सामने जाएगी, उसमें हर महीने आपकी 20,000 रुपये सैलरी क्रेडिट हो रही है और अगले 5, 7, 10 दिनों में वो सैलरी निकाल के हम यूज़ कर लेते हैं। पिछले 5 मंथ की आपकी स्टेटमेंट इसी तरह से रिफ्लेक्ट होगी और लास्ट मंथ में आपके एजेंट के कहने पर आपने उसमें 8 लाख रुपये अचानक से डाल दिए। 8 लाख का मतलब हो गया पिछले 3 साल, मतलब 2.5 लाख रुपए आप एक साल में कमाते हैं, तो पिछले 3 साल के
बजट 3 साल की इनकम आपने एक मंथ में कहाँ से पैदा कर दी, कहाँ से उस अकाउंट में आ गई वो। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। पता नहीं किस तरीके से आपके एजेंट ने आपको गाइड कर दिया। ITR, बैंक स्टेटमेंट और हमारी सैलरी, जॉब प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें आपस में मैच होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, तभी आपका टूरिस्ट वीज़ा के चांसेस बनते हैं। आई डोंट नो वो कैसे आपको गाइड कर रहे हैं और किस तरह से वो इस वीज़ा को लेना चाहते हैं, या सिर्फ उनका मोटिव ये है कि आपको एनरोल करवा लिया, कुछ लाख रुपए एडवांस ये बता रहे हैं कि ले लिया गया है, अब वीज़ा आए ना आए। और आफ्टर वीज़ा भी उन्होंने 3 लाख रुपए का पैकेज इनको बताया सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के लिए। टूरिस्ट वीज़ा के लिए किसी भी एम्बेसी का टूरिस्ट वीज़ा की फ़ी 13 से 15 हज़ार, 10 से 15 हज़ार रुपये मैक्सिमम होती है। उसके अलावा एजेंट्स या कंसल्टेंट अपना सर्विस चार्ज ले लेता है 20, 25, 30 हज़ार, 50 हज़ार कुछ भी। बट 3 लाख रुपए ये समझ से थोड़ा परे है। और सेकंड चीज़ जो आपको बताई गई है कि जाके रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें, वो भी मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगती। बाकी फिर भी आपने केस स्टार्ट कर लिया, ऑल द बेस्ट। जिस भी भगवान को जिस भी रूप में आप उसको मानते हैं, जितना भी टाइम आपका रिजल्ट आने में है, कंटिन्यूसली आप भगवान से प्रे करें सुबह शाम। और क्योंकि वो ऐसी शक्ति है, मतलब आप की फाइल अगर ना भी वीज़ा लगने वाली हो तब भी लग जाता है। जो हमारे मुकद्दर में नहीं है वो भी हमें, ये अगर गॉड को अच्छे से आप भक्ति करें तो वो भी आपको मिल सकता है। तो आपके चांसेस वहीं से अब बढ़ सकते हैं सिर्फ, और मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद।